नमस्ते, मैं संकेत आवटे। एक्चुअली आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बजाज फाइनेंस का एक्चुअली चल क्या रहा है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में हो क्या रहा है, दोनों में एक्चुअली जो भी बातें चल रही है और बैलेंस शीट में जो चीजें दिख रही है वो थोड़ा कंसर्न दिखाने वाली है। किस प्रकार से कौन सी मूव हो रही है बजाज अलायंस का, तो ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि बजाज अलायंस इज अ वन कंपनी, बट ये सिंगल कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। बजाज ग्रुप अलग है, अलायंस ग्रुप अलग है। बजाज का काम अलग है, अलायंस का काम अलग है। दोनों एक साथ आए, दोनों मिलने एक कंपनी शुरू कर ली, उसका नाम बना लिया उन्होंने बजाज अलायंस, और उन्होंने वो काम करना इंडिया में शुरू किया। फिलहाल अलायंस इज नॉट ए इंडियन कंपनी, सो उनको इंडिया में पेनिट्रेट करना था। इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है, उनको पता था। एलआईसी इज अ किंग ऑन दैट टाइम, अभी भी है, बट धीरे धीरे उनका मार्केट खाने का काम बहुत सारे कंपनियों ने ऑलरेडी कर रखा है। सो मुझे नहीं लगता कि एलआईसी आने वाले 20 सालों के बाद, 10 सालों के बाद किंग बना रहेगा। आई डोंट थिंक सो कि एलआईसी भी वन ऑफ द प्लेयर बन जाएगा एज लाइक अदर एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई हो, या आप बजाज का लो या जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लो, उन्हीं के आसपास की रेंज उसकी आ जाएगी। बिकॉज ऑलरेडी बहुत बड़ा ईएम उनका बन चुका है, बहुत बड़ा बेस बन चुका है, इसीलिए वो बेस बरकरार रहेगा। बिकॉज लोग पॉलिसी लेते हैं 15, 20, 30 साल की। दैट्स वाई उनका बिजनेस सडनली फॉल नहीं हो सकता, जो कि कोई मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। ये लॉन्ग टर्म का होराइजन होता है लोगों का, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है। दैट्स वाई सडनली कोई भी कंपनी यहां पे फेल नहीं जा सकती। सो इंश्योरेंस में आपको समझ में आ गया कि कोई भी कंपनी सडनली फेल नहीं हो सकती। रीजन बिहाइंड दैट कि एक बार बिजनेस आया वो लॉन्ग टर्म के लिए आता है। सो मुझे कोई ज्यादा टेंशन नहीं होता है कि यार अगले साल बिजनेस में आया सब कुछ खत्म, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि एक जो मैंने बेस बनाया है वो कंटिन्यू रहता है अप टू द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी आपने बनाया है उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे कंपनी आगे बढ़ती रहती है। अब बजाज अलायंस का हुआ यह है कि अलायंस कंपनी का और बजाज का जो भी विजन है, दोनों का थोड़ा डिफरेंट जा रहा है। कि उनके कुछ प्लान अलग जा रहे हैं, उनके प्लान अलग जा रहे हैं। दैट्स वाई वो अलाइन नहीं कर पा रहे एक दूसरे के विजन के साथ। दैट्स वाई वो दोनों सेपरेट हो रहे हैं। ब्रेकअप हो रहा है हैप्पी मोड पे, और दूसरी बात पैचअप होने वाला है किसके साथ? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूं। मार्केट में न्यूज आ गई, दोनों सेपरेट हो रहे। दूसरे तीसरे दिन न्यूज आती है कि एंगेजमेंट भी हो चुकी है। इसका मतलब क्या है? शादी के वक्त ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। सिंपल लॉजिक है, बहुत बड़ा लॉजिक मुझे आपको समझाना नहीं है, सीधा समझ जाना कि किसी ना किसी का, जब आप कोई XYZ डिसीजन लेते हो तो बैकअप प्लान बना के लेते हो। जब आपको जॉब छोड़ना है तो बाहर इंटरव्यूज देते हो, सिलेक्ट होते हो, फिर जॉब रिजाइन करते हो, वहां पे ज्वाइन कर लेते हो। सो पहले से आपने प्लान बना लिया। लाइक दैट यहां पे भी चल रहा है कि पहले आपने प्लान बना लिया, कि पहले ही मे भी आपका डिस्कशन चल रहा होगा। ऐसे 2 दिन में इतनी बड़ी कंपनी, ग्लोबल लेवल पे काम करने वाली कंपनी, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी, एक रात में बैठ गए, चलो मुकेश भाई बोल दे अरे हाँ करते क्या भाई साथ में, हाँ कर लो ना, चलो कल से शुरू कर देते। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता, इनके साथ मेरा खत्म हो चुका है, कल से मैं तुम्हारे साथ शुरू कर देता हूं। ये बिल्कुल भी नहीं होता है। सो समझने वाली बात यही है कि ये प्लान बहुत पहले से चल रहा है। बड़ी बड़ी बातें, पैसा जब भी होता है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जब भी एकदम बड़े बन जाते हैं, 2 चीजें आपके साथ होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए। एक तो पैसा और दूसरी पावर। पावर क्या होती है? जब पैसा आता है उसके साथ साथ पॉलिटिकल पावर भी आनी चाहिए। जब ये 2 चीजें आपके साथ आ जाएगी ना, आपको कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं सकते। और ये रियल फैक्ट है। अब मोटिवेशनल कोट मत मारना नीचे की कमेंट बॉक्स में, पैसे का लेके क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे क्या ये बिल्कुल भी नहीं है। ये कैपिटलिस्टिक माइंडसेट है और ये अलग लेवल पे ये लोग काम करते हैं। सो अगर जो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ ये लोग काम करेंगे तो और तगड़ा बिजनेस हो सकता है। अब एक सिंपल बात मैं बता देता हूं कि अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से, आंकड़े बोलते हैं 30-35% समथिंग इंश्योर्ड लोग हैं विद इन इंडिया, बट मेरे हिसाब से 5-10% भी लोगों ने खुद का इंश्योरेंस नहीं लिया होगा। अब इनमें से भी मेजॉरिटी लोग जो है उनको चिपकाई गई पॉलिसी है। अरे मेरा भाई एजेंट बन गया, मेरा दोस्त एजेंट बन गए, इसीलिए मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी उससे लेनी चाहिए बिकॉज उसको कमीशन मिल रहा है। अब ये जो थॉट प्रोसेस से मेजर जनता है ना, 1,000 रुपए महीना लगा दो, 500 रुपए लगा दो, साल का 20,000 देता हूं, 15,000 देता हूं, 10,000 देता हूं, एक पॉलिसी निकाल ले यार, मुझे चाहिए, मुझे टारगेट पूरा करना है, इसलिए ये जनता आई है। अभी हम वीडियो जो बना रहे हैं ना, तो इस वजह से लोगों में फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ रहा है। सगा भाई होने दो, फालतू झमेले में नहीं फंसना है। सीधा पूछ लेना तुमको कितना कमीशन मिलने वाला है, 10,000, ये 10,000 ले, छोड़ दे मुझे। बिल्कुल पॉलिसी निकालने के लिए मत बोलना।
क्योंकि अगर आपके पास उस पॉलिसी के रिगार्डिंग अवेयरनेस नहीं है और वो पॉलिसी आपके फायदे का सौदा नहीं है, पैसा लगा के फायदा क्या है। मैं खुद फाइनेंशियल मार्केट में काम करता हूं, मैं खुद मेरे क्लाइंट को बोल देता हूं, जिस दिन लगे कि संकेत आवटे के प्लेटफॉर्म से ली गई कोई भी चीज आपके फायदे की नहीं है, छोड़ दो। कोई रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं है। मेरे जैसे बहुत मार्केट में है, सिंपल आप उनके पास भी जा सकते हो, राइट। सो एंड ऑफ द डे मुझे वेल्थ बनानी है। सो प्लीज सबने फोकस करना है अपनी वेल्थ बनाने के ऊपर। जितना फोकस आप करोगे, एक गोल लेके चलोगे, गोल बेस्ड अगर आप प्लान बना के रखोगे तो बढ़िया चलता है। सो छोटी सी अमाउंट अपनी इंश्योरेंस में होनी चाहिए, म्यूचुअल फंड में होनी चाहिए, स्टॉक में होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। और ये सारी सर्विसेज अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज खुद के एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं। अब उनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, खुद का भी प्लेटफॉर्म है, हमारे पास भी सब मिलता है। आ जाओ, इंश्योरेंस मिलेगा, बॉन्ड मिलेंगे, स्टॉक्स मिलेंगे, एडवाइजरी मिलेगी, जो चाहिए मांग लेना। हर एक प्रोडक्ट है, कम से कम 1000, मोर देन 1000 मैं बोल सकता हूं प्रोडक्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल अभी है, जो कि आप ट्रांजैक्ट कर सकते हो क्विकली। सो सारी चीजें जब एक प्लेटफॉर्म पे मिलती है और एक बड़े एडवाइजर के थ्रू मिलती है ना, तो आपका फोलियो बल्ले बल्ले करने लग जाता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म के जो गोल होते हैं ना, वो बहुत बड़े होने चाहिए। जब तक विजन क्लियर नहीं है, मिशन क्लियर नहीं है, मुझे यहां से यहां जाना चाहिए, ये जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं है। इसमें आपको हमारी हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली हम करेंगे। इस नंबर पे कॉल कर लेना, छोड़ दो कोल्हापुर में आना है, ऑफिस को विजिट करना है, बिंदास्त कर लो। रिच में सर्च कर लेना गूगल पे, जैसे मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, रिच में टाइप कर लेना, आपको एड्रेस मिल जाएगा, फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस है, आ जाना, मिलते हैं। हमारी टीम है, हम हैं, सपोर्ट करने के लिए रेडी है। प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान करवा के ले लो। मेरा 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया यहां से आता है, हर एक पेनी का हिसाब दो। बाद में मुझे इस पेनी को नोट में कन्वर्ट करना है, सीधा गांधी जी में कन्वर्ट करना है, किस प्रकार से कर सकते हैं। सो उसका प्लान बैठ के बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो इसमें क्या होना चाहिए, मेरी हेल्थ कवर होनी चाहिए, मेरी लाइफ कवर होनी चाहिए। दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको बता के नहीं आती। एक तो आपकी डेथ और आपका बीमारी। जब बीमारी जकड़ जाती है ना, तो भाई साहब जो भी आपने कमाया है जिंदगी में, सब कुछ लुट जाता है। और जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है ना, प्लीज एक बार उनको पूछ लेना, जिसके घर में बीमार इंसान है उसको एक बार जाके पूछ लेना तुम्हारी हालत क्या है, तुम्हारी कंडीशन क्या है। जितना कमाया उतना सब गायब हो जाता है। सो एक बार प्लान करोगे ना इन सारी चीजों का, तो लाइफ जबरदस्त चलती है। सो कहने का मतलब यही है, मैं बताना चाहता हूं आपको कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ रहा है। दैट्स वाई जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की ग्रोथ भी हो रही है। अब ग्रोथ हो रही है, मैं सिर्फ बोलने की ग्रोथ है क्या, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस चार्ट की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड में है, ब्ला ब्ला ब्ला, मैं बाय करो सेल करो, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। जब तक एक बिजनेस पे कन्विक्शन नहीं आता, तब तक कोई भी बिजनेस में बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करना। मैं ये 100 बार बोल चुका हूं। सो इन दिस केस अगर मैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ जाता हूं, 125 पीई रेशो है। इतना तगड़ा महंगा स्टॉक जहां पे इंडस्ट्री पी सिर्फ 24 है। क्यों दो भाई साहब इतना पैसा मैं तुमको, लॉजिक बिल्कुल भी नहीं है। मान रहा हूं जियो में जो भी इन्वेस्टमेंट हुई है वो हुई है फ्यूचर देख के। अगर ये सेम कंपनी हमने किसी ने खोली होती ना, आपने या मैंने, कोई भी इसको 25,000 करोड़ के ऊपर वैल्यूएशन नहीं देता, 20,000 करोड़ के ऊपर वैल्यूएशन नहीं देता, 10,000 करोड़ के ऊपर वैल्यूएशन नहीं देता। कहने का मतलब ये है कि 10 से 25,000 के रेंज में एक्चुअली इसका वैल्यूएशन होना चाहिए था, जो कि 2 लाख करोड़ अभी बन चुका है, बिकॉज ऑफ नेम ऑफ दी अंबानी साहब। दूसरा कोई रीजन इसमें नहीं है कि हम करेंगे। अगर आपके यहां कोई आके बोले कि भाई साहब हम एक काम कर दे, हम एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलते हैं, 100 करोड़ का धंधा करेंगे, 1000 फ्रेंचाइजी बनाएंगे, 1000 रेस्टोरेंट बनेंगे, फिर और पैसा आएगा, एक काम करो अभी मुझे 1 करोड़ आप दे दो, आप दे दोगे? बिल्कुल भी नहीं। बोलोगे कि पहले दिखाओ, प्रोजेक्ट दिखाओ, काम दिखाओ, शुरुआत दिखाओ, तुम्हारा पैसा दिखाओ, कितना आएगा ये बताओ। बट यहाँ पे क्या हुआ, अंबानी साहब का है बिजनेस, चलता जाएगा, वैल्यूएशन फुगा दिया, सबने पैसा लगा दिया। इसका मतलब कंपनी खराब नहीं है। बट आपको लेके जाना चाहता हूं मैं इसके क्लियरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। बट उसके पहले मैं एक चार्ट दिखाना चाहता हूं विच इज अ पीई रेशो वाला चार्ट। यहाँ पे आप देख लेना, अप्रोक्सीमेटली 143 का हाई लगाया था पीई के अंदर, वो सीधा घट के 120 पे आ गया है। इसका लॉजिक सिंपल है, अर्निंग बढ़ गया, जितना ज्यादा अर्निंग बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका पीई नीचे आएगा। अर्निंग आपका बढ़ेगा, पीई आपका नीचे आएगा। सो सिंपल लॉजिक है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाओ भाई साहब, सिंपल है, प्रॉफिट के आंकड़े बढ़ाओ, पीई आपका नीचे आता जाएगा। सो इसमें इस प्रोस्पेक्टिव से इन्वेस्ट किया है कि आगे जाके ये बहुत बड़ा प्रॉफिट ला सकते हैं, इसीलिए इन्वेस्टमेंट हुआ है।
जब मैं इनका क्वार्टरली रिजल्ट देखता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब इन्होंने 400 करोड़ का किया धंधा, फिर 600 किया, फिर 400 किया, फिर 400, 400, अब इस क्वार्टर में 690 करोड़ के आसपास, ऑलमोस्ट 700 करोड़ पकड़ लो, इन्होंने 700 करोड़ का ओवरऑल सेल्स किया है, जहां पे 689 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। अब कहोगे भाई साहब 690 में 690 करोड़ सब प्रॉफिट, कर क्या रहे हो? स्टाफ वगैरह है, कोई कॉस्टिंग है, या ऐसे ही चल रहा है? बिल्कुल है। एक सिंपल चीज बता देता हूं, इनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। अब बहुत ज्यादा पैसा है, अब हुआ क्या है, एक आंकड़ा बता देता हूं, ऑलमोस्ट 250 करोड़ रुपए इनके कहां से आए? डिविडेंड के तौर पे आए। जो भी इनके पास 6% के आसपास रिलायंस के शेयर्स है, स्टेक्स है, उनका डिविडेंड आया, 250 करोड़ जेब में चले गए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हेवी कैपिटल रेस करके रखा है। अब मैं दिखा देता हूं कैश रिजर्व कितने हैं इनके पास। अगर आप देखो ना, यहाँ पे 1,30,000 करोड़ के कैश है, रिजर्व्स है। अब 1,30,000 करोड़ में बैंक में एफडी भी कर दो ना, बहुत तगड़ा इंटरेस्ट आता है, समझ रहे हो? तो इसका मतलब सारा पैसा इन्होंने एफडी वगैरह किया नहीं होगा, बट जो भी पैसा है वो इन्वेस्ट किया हुआ है, वो परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्म करता हुआ पैसा इनको रिटर्न दे रहा है, विच इज इंडिकेटिंग हियर कि 690 करोड़ इनका नेट प्रॉफिट है। अब ये जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा कंपनी का ईपीएस बढ़ता जाएगा, ईपीएस जितना बढ़ता जाएगा पीई कम होता जाएगा। दैट इज सिंपल टेक्निक। पीई रेशो का फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में बता देना अगर आपको पता होगा तो। अब बात करते हैं, सच में दम है इसमें? सच में ये बिजनेस आगे ग्रो हो सकता है? बिल्कुल। वन बाय वन बात करते हैं। पहले कंपनी काम करती है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, सबसे सिक्योर बिजनेस, सबसे सिक्योर बिजनेस। अगर मेरी नैया डूब जाती है कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी ले लूंगा। ईएमआई नहीं आता है, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी छीन लूंगा, कब्जा कर लूंगा, बेच दूंगा और उससे पैसा मेरा रिकवर कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ मेरे एडवोकेट की फी, मेरा सारा खर्चा, मेरी टीम का खर्चा, एक्स्ट्रा पेनल्टी, चक्रवाड़ ब्याज लगा देते हैं उसके ऊपर, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंडेड इंटरेस्ट वगैरह लगा के वाट लगा देते हैं लोगों की, बहुत तगड़ी वसूली कर लेते हैं। और उसमें से भी बहुत सारे आगे जाके चीजें होती है, मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, और उसमें से बहुत तगड़ा इनकम होता है। अगर डिफॉल्ट कर जाओगे तो और ज्यादा इनकम होता है कंपनी का। व्हीकल का लोन ये लोग करते हैं, व्हीकल लोन वन ऑफ द सिक्योर्ड लोन, क्योंकि पहले कंडीशन क्या है, व्हीकल लोन किसको मिलता है? आपका जॉब होना चाहिए, सिक्योर्ड इनकम होना चाहिए, बैलेंस शीट आपकी अच्छी होनी चाहिए, आईटीआर आपके स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपने कार बाइक लेने के लिए ऑलरेडी 25% डाउन पेमेंट लिया है, तो इसका मतलब आपकी बाइक जैसे ही बाहर निकल रही है 25% लेस करके भी उन्होंने बेच दिया ना, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा निकल जाता है। 10, 12, 15 साल हम बाइक कार चलाते हैं, बट इंश्योरेंस लेते हैं 5 साल का, सो दैट उनको वो भी टेंशन नहीं है, जब भी बंद कर लो मैं बेच लूंगा, पैसा रिकवर कर लूंगा। ये एक केस हुई। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में ये लोग उतर रहे, म्यूचुअल फंड में एएमसी बनने की ये लोग कोशिश करने वाले हैं। सो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट लेवल बिजनेस होने वाला है। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड की अब शुरुआत हो चुकी है। मैंने 100 बार आपको बोला है, जो भी इस रैली को मिस करेगा वो दुनिया का सबसे खराब किस्मत वाला इंसान हो सकता है, जो कि आपकी आने वाली पीढ़ी बोलेगी, भाई साहब, पापा जी, मामा जी, दादाजी, जो भी हो आप, जिसके भी रिलेटिव्स हो, वो बोलेंगे कि आपने एक बार इतना कुछ किया होता ना, 1,000 लगा दिए होते, 10,000 लगा दिए होते, 1,00,000 लगा दिए होते आपके हिसाब से, तो आज के दिन ये वैल्यू इतनी हो जाती। जैसे कि हम एग्जाम्पल बोलते हैं ना, कि बहुत सारे न्यूज मैंने देखे हैं कि अगर ये प्रॉपर्टी है ना, ये हमारी थी, पर हमारे दादाजी ने बेच दी थी 10,000 रुपए में, अब इसकी वैल्यू 10 करोड़ है। यहां पे मेरे दादाजी ने, पिताजी ने अगर थोड़ी भी जमीन खरीद ली होती ना, आज इसकी वैल्यू इतनी होती। सो ये सेम चीज आपके साथ ना हो, इसीलिए। और ये मौका बहुत बढ़िया है भाई साहब। म्यूचुअल फंड में मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि मेरे प्लेटफॉर्म पे आओ, रिचमी पे जाओ, इन्वेस्ट करो, मुझे ही कॉल करो, मेरे ही से ही करो, बिल्कुल नहीं। आपको जहां जाना है जहां से करो, जहां आपको सर्विस बढ़िया मिले, जहां आपको रिसर्च बढ़िया मिले, आगे जाके आपके पैसा ग्रो होने में वो जेन्युइनली एडवाइजर आपकी हेल्प करे, वहां पे जाके करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट वहां पे ये होना चाहिए कि मेरा बजट 1,000 का है ना, 1,000 से शुरू करो, 10,000 है ना, 10,000 से शुरू करो, क्योंकि ये रैली आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। कम से कम आपको ये पता चले कि 2-4 सालों के बाद, अरे यार, इसको इंटरेस्ट इतना मिला, इसकी ग्रोथ इतनी बढ़िया हुई, मैं खामखा डर रहा था, मैं खामखा इस रैली को मिस कर गया, और भी अपॉर्चुनिटी है, उसका फायदा उठाऊंगा और आज से और ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दूंगा। जब तक बोरी बड़ी नहीं बनेगी तब तक वो महसूस नहीं होगी, हल्की चीज महसूस नहीं होती है, जब बड़ी चीज, हेवी चीज होती है ना, तब महसूस होती है। सो बैंक बैलेंस भी पीछे
मजबूत होना चाहिए, तब मजा आता है। सो सेम म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस की शुरुआत है भाई साहब। इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। मेडिकल एक्सपेंसेस अप्रोक्सीमेटली एवरी ईयर 15% से ग्रो हो रहे हैं इन्फ्लेशन के हिसाब से। मेडिकल इन्फ्लेशन 15%। इमेजिन करो 3 4 5 साल पहले अगर आपके घर में किसी का ऑपरेशन हुआ होगा ना, उसकी कॉस्ट निकालो, आज के दिन इंक्वायरी करो ये ओवरऑल कॉस्टिंग कितना जाता है, बहुत तगड़ी अमाउंट हो जाती है। सो इंश्योर्ड खुद को रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसका अवेयरनेस लोगों में ऑलरेडी है। मे बी आपने भी हेल्थ टर्म इंश्योरेंस किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, किया होगा तो भी बताना कौन सा किया है, सो दैट लोगों को भी पता चले, आपको भी पता चले कि उसकी अहमियत क्या है, कितने लोग कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे। इससे होने वाला यह है कि आईआरडीए ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंश्योरेंस पेनिट्रेट करने के लिए कोशिश कर रहा है। इसका मतलब सिंपल है कि ये बिजनेस में बहुत बड़ा जाने वाला है और ऑलरेडी अलायंस भी इनके साथ आ चुका है। सो जियो फाइनेंशियल अलायंस वगैरह, जियो अलायंस ऐसा कुछ तो बन जाएगा ये, जैसे बजाज अलायंस था वैसे ही। इनका और एक प्रोडक्ट है डास। डास वो वाला डास नहीं है, ये है डिवाइस एज अ सर्विस। ये लोग क्या करते हैं, डिवाइस बहुत सस्ते रेट पे ले लेते हैं, दूसरे को रेंट आउट कर लेते हैं। लाइक मैं अभी ऑफिस कोल्हापुर में, मैंने सोच लिया कि चलो यार मुंबई जाना है मुझे, या दिल्ली जाना है, या बेंगलोर जाना है, और बेंगलोर में बैठ के मुझे 8 ही दिन काम करना है, 7 दिन काम करना है, मीटिंग करनी है, वहां से निकलना है। बट वहां पे मेरे पास 1 2 पीसी होनी चाहिए, 1 2 लैपटॉप होनी चाहिए, या एक ही लैपटॉप होना चाहिए, एक ही पीसी होना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू ऑर्डर फ्रॉम जियो। जियो विल बी प्रोवाइडिंग कि ये सारे डिवाइस आप ले लो, इनकी इतनी कॉस्ट होती है, इतने दिन की, सिर्फ आप इतने दिन ही यूज करो, चलो निकल जाओ, बस वापस दे दो, पैसा दे दो, बात खत्म। प्रिंटर चाहिए, प्रिंटर ले लो, उतने दिन के लिए यूज करो, परमानेंटली यूज करना है परमानेंटली करो, उसका रेंट भरते रहो, जब भी खराब होगा हम रिप्लेस करके आपको दूसरा दे देंगे। इस लेवल पे ये लोग काम करते हैं। सो इसका फायदा भी कंपनी को बहुत अच्छा खासा हो सकता है आगे जाने वाला। ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, ऐसे मेरा मानना है। पेमेंट गेटवे, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड। विदाउट पेमेंट गेटवे आप यहां से यहां नहीं जाते हो। पेमेंट गेटवे पता है आपको क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं। अगर आपको किसी को पैसा पे करना है, यहां से पैसा यहां तक ऑटोमेटिकली जाना, विच इज कॉल्ड पेमेंट गेटवे। मतलब आपने एक ऐप से मोबाइल का रिचार्ज किया, एक ऐप से कपड़े मंगाए, एक ऐप से ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया। फूड ऑर्डर किया, इसका मतलब आपको लग रहा है कि यह पैसा आपका उस कंपनी के पास चला गया, बट नहीं, आप गलत हो। आपको लग रहा है कि आपने मेरी कोई सर्विस बाय कर ली हो। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप ऑनलाइन गए, रिच मी एजुकेशन में चले गए, वहां पे गए, कोर्स में डिस्काउंट चल रहा है, 35% डिस्काउंट भाई साहब दिवाली का चल रहा है कॉम्बो कोर्स के ऊपर। आपने कोड डाल दिया दिवाली 24 और आपको ऑफर मिल गई। ऑफर मिलने के बाद आपने बाय किया, आपको लग रहा होगा वो फी जो पे करते हो मेरे पास आता है, बिल्कुल नहीं आता है। वो पेमेंट गेटवे से, वो जो कंपनी मुझे पेमेंट गेटवे प्रोवाइड कर रही है उनके पास जाता है। मतलब समझो मुझे आप 10,000 रुपए पे कर रहे हो, वो गेटवे कंपनी के पास चला गया है, वहां से वो पैसा अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, डिपेंड ऑन द कंपनी पॉलिसी, वो मेरे अकाउंट में भेज देते हैं, उनका कमीशन कट करके। अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5%, 2%, 2.5% तक कई कई केसेस में होता है। लाइक यूपीआई से इतना जाएगा, क्रेडिट कार्ड से इतना जाएगा, फॉरेन ट्रांजेक्शन होंगे तो इतना जाएगा, उसको बहुत सारी कंडीशंस होती है। ईएमआई पे कन्वर्ट करोगे, उनके जो चार्जेस है वो सारी बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती है, राइट। सो वहां से पैसा वो अपना रख लेते हैं, दूसरा आपको दे देते हैं। सो बनाया क्या मैंने? सॉफ्टवेयर। ओनली सॉफ्टवेयर की मदद से 10 15 20 लोगों की टीम एक रूम में बैठ के भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट, तगड़ा प्रोडक्ट बना लेते हैं। सो इन दिस प्रोडक्ट मार्जिन जो है ना बहुत हेवी होता है, अप टू 90% मार्जिन भी इसमें आप अचीव कर सकते हो, इतना हेवी तगड़ा बिजनेस है। अगर खराब भी बोलोगे ना तो आपका मार्जिन 40-50% के नीचे कुछ भी करो नहीं आएगा। आप मतलब हर साल बड़े बड़े स्पॉन्सरशिप दे दो, बड़े बड़े ऐड चलाओ, कितना भी स्पेंडिंग करो, आई डोंट थिंक सो कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत खराब होगा इस प्रोडक्ट के अंदर। और इंश्योरेंस को तो बहुत ज्यादा हमने डिस्कस किया है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत तगड़े हैं उनके इसमें। और इंश्योरेंस उन्हीं को दिया जाता है, वो हट्टे कट्टे है। जितना ज्यादा आपके डिजीज बढ़ेंगे उतना ज्यादा आपका प्रीमियम बढ़ता जाएगा। और इंश्योरेंस की केस में होता यह है कि उसकी सेटलमेंट बहुत कम करनी पड़ती है, या क्लेम्स बहुत कम आते हैं एज कंपेयर टू इंश्योर्ड पर्सन, नंबर ऑफ इंश्योर्ड पर्सन। सो इतने पर्सन ने इंश्योरेंस लिया और इतने क्लेम है, निग्लिजिबल होता है। कुछ सिंगल डिजिट नंबर होता है, 4%, 5%, 30, 40, 50% वगैरह लोग इंश्योरेंस का क्लेम नहीं करते, क्योंकि किसी को भी जानबूझ के मरना नहीं है, राइट। सो इन दिस केस बहुत कम पैसा सेटल करना पड़ता है।
Q2 के रिजल्ट की अगर हम फिर से एक बार बात करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 80% है। बट ये इनिशियल आंकड़े हैं, कंपनी कुछ भी बिजनेस नहीं कर रही, कुछ भी, लिटरली मैं बोल रहा हूं। जो हमने 2 लाख करोड़ का इनका वैल्यूएशन दिया ना, कंपनी जीरो काम कर रही है। आई होप कि कंसेप्ट आपकी क्लियर हो गई हो। वीडियो कैसा लगा? थोड़ा बड़ा होना चाहिए, आपको क्या लगता है? बहुत सारे लोग अब कमेंट कर रहे हैं कि सर वीडियो छोटा हो रहा है, डिटेल में बताओ। मजा आ जाता है सुनने में, हम बैठे बैठे सुनते रहते हैं। मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, वॉकिंग के लिए जा रहा हूँ, इधर आराम से बैठा हूँ, हेडफोन डाल के मैं सुनता रहता हूँ, ताकि हमारे नॉलेज को और ज़्यादा आप इन्हांस कर पाओ। सो आपके व्यूज़ क्या है, प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में बताना। जो भी हेल्प चाहिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, हमारी टीम है, मैं हूँ, हेल्प करने के लिए आपको रेडी है। मकसद एक ही है, हमारे सारे लोग तगड़ी बोरी लेके आराम से जिंदगी जिए, जितना ज़्यादा हम कमा सके कमाएं, ताकि पैसा कमाने का कोई भी टेंशन बाकी ना रहे। सो 5-10 साल में तगड़ा इनकम हम करके एक सस्टेनेबल वेल्थ बना सकते हैं, जिसको हम हेल्प करेंगे आपको बनाने के लिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब हक से करना फ्री है। धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे पॉजिटिव।